लड़की थी, लड़की के नाम का अकाउंट बनाया, उस पे उसी लड़की की तस्वीर लगा दी और उस अकाउंट पे फहाशी फैलानी शुरू कर दी, ये जेस्चर देने के लिए कि ये लड़की अखलाकियात से मुबर्रा है, ये लड़की आपकी एक्सेस में है, ये लड़की कॉल गर्ल है, ये लड़की जो है वो जिस्म फरोश है। अगर तो ऐसा कोई सिलसिलाकार चलता है और उस लड़की को पता चल जाता है कि ना मुझे तो सारी दुनिया ने इस नज़र से देख लिया और इसने बड़ी ज़्यादती की, तो फिर इस ऑफेंस के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेक्चर देने से पहले मेरी एक बहुत ही मुद्दबाना आजिज़ाना एक आपसे दरख्वास्त है कि मैं 3 बजे से 5 बजे तक कॉल्स लेता हूँ। मेरा वो ऑफिस टाइमिंग का टाइमिंग है, मैं अपना वक्त निकाल के आपकी कॉल्स लेता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि अगर आपको 3 से 5 बजे तक टाइम नहीं मिलता तो मुझे वॉइस मैसेज कर दें। मेरा नंबर है 0347 000 6619। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं आपके वॉइस मैसेज का जवाब दे दिया करूँगा जब भी मुझे फ्री टाइम मिले। मेरी ऑफिस टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें, मैं इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि ये हो कि मेरी ऑफिस टाइमिंग में डिस्टर्बेंस हो और ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल के इरा में, साइबर क्राइम्स। ये जो इंटरनेट बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड क्राइम्स होते हैं, इनके बारे में लोग अवेयरनेस नहीं रखते और बेशुमार क्यूरीज आई हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। 2016 से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी उसके तहत जो क्राइम्स होते थे उनको दीगर स्पेशल लॉज में और जनरल लॉज में इंडक्ट करके तो उसके खिलाफ तदारुक किया जाता था। 2016 में फिर लेजिस्लेचर ने इसकी ज़रूरत महसूस की और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो है वो फार्मूलेट हुआ। सारी रिसर्च के बाद और रिसर्च के बाद जो कुछ हो सकता है उसको पिनलाइज किया गया और उसको पिनलाइज करने के बाद उसको पीनल सेक्शंस में डिवाइड किया गया। ये अगस्त 2016 में ये एक्ट आया। अब ये एक्ट आने की वजह तो सबको पता है कि इंटरनेट डिवाइसेस के तहत ये जिनको आप हैकर्स कहते हैं ये भी उस डोमेन में आ गए। कुछ लोग गलत अकाउंट बना के किसी के मेरे नाम का जैद अकाउंट बना के उसको चलाना शुरू कर देता है जबकि मुझे पता भी नहीं है। फिर मुझे जब पता चलता है तो फिर मैं उसके खिलाफ कैसे प्रोसिक्यूट करूं, उसके खिलाफ मैं कैसे एक्शन लूं। अब एक चीज तो इस एक्ट में वाज़ेह हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिलेटेड ये ऑफेंसेस हैं जो इस एक्ट में बताए गए हैं। अब उसको 1 बाय 1 मैं आपको बताता जाऊंगा, कैटेगराइज करता जाऊंगा, आप उसको सुनते जाइएगा। अब जो जराइम बताए गए और जिनकी पनिशमेंट्स बताई गई कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ डाटा, कि आपने मेरा अकाउंट था या मेरी डिवाइस में मेरा डाटा था, आपने उसको मेरी इजाजत के बगैर एक्सेस किया, सिर्फ उसको देखा, खोला और देखा। अगर आप ये करते हैं कि किसी अकाउंट को उसकी अकाउंट होल्डर के या किसी डाटा होल्डर के की इजाजत के बगैर एक्सेस करते हैं तो इस एक्ट के तहत ये जुर्म है और उसकी सजा जो है वो 3 माह कैद या जुर्माना है और जुर्माना 50,000 रुपए तक है या दोनों भी हो सकती है। अब अगर मेरे अकाउंट में किसी ने या मेरे डाटा पे किसी ने अनऑथोराइज्ड एक्सेस तो कर ली, अब एक्सेस करने के बाद अगला स्टेप उसने ये ले लिया, उसमें से डाटा कॉपी किया या उधर से डाटा ट्रांसमिट कर दिया किसी और जगह। दूसरा स्टेप, इसकी सजा फिर बढ़ा दी गई, इसकी सजा 6 माह कर दी गई और इसका फाइन जो है वो 1 लाख रुपया कर दिया गया या दोनों। अब तीसरा स्टेप ये है कि मैंने अनऑथोराइज्ड एक्सेस किया, मैंने
उसको कॉपी किया, डाटे को यहाँ ट्रांसमिट कर दिया। तीसरा स्टेप ये है कि मैंने अनऑथराइज्ड एक्सेस किया और एक्सेस करने के बाद उस डाटा में इंटरफेयर किया, उसको रद्दोबदल करना शुरू कर दिया, उसको चेंज करना शुरू कर दिया। और अगर ये साबित हो जाता है तो फिर इसकी सजा ज्यादा है, 2 साल तक कैद, 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों। फिर कैटेगराइज किया गया, मैं हूं क्रिटिकल डाटा नहीं है। क्रिटिकल डाटा मीन बड़ा सेंसिटिव हो, हसास नोयत का डाटा हो। मेरा डाटा इतना हसास नोयत का नहीं, तो फिर मेरे पे सेक्शन 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली लगेगा। अब अगर वो डाटा जो है वो हसास नोयत का है और मैं उसको सिर्फ अनऑथराइज्ड एक्सेस करता हूं और कुछ नहीं करता, तो फिर उसकी सजा है 3 साल, जुर्माना है 10 लाख या दोनों। ये सेक्शन 6। मैं क्रिटिकल डाटा, ये है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, कि किसी के सिस्टम में जिसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस पड़ी हुई हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई प्रोग्राम्स हैं, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड चीज हो सकती है। मैं कंप्यूटर का इतना माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं मोटा मोटा ये समझ रहा हूं कि कंप्यूटर में पड़े हुए डाटा में वो एक्सेस करता है, लेकिन वो डाटा हसास नोयत का है, तो फिर 3 साल सजा या 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। फिर आता है कि उस क्रिटिकल डाटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैं ना सिर्फ एक्सेस करता हूं बल्कि उसको कॉपी करता हूं या ट्रांसमिट कर देता हूं, तो उस सूरत में 5 साल सजा, 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। अब तीसरी स्टेज है कि मैं इंटरफेरेंस भी करता हूं, मैं उसमें रद्दोबदल भी करता हूं। इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, मैं उसमें प्रैक्टिकली मुदाखलत करता हूं, मैं उसमें रद्दोबदल करता हूं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उस पर 7 साल सजा और जो फाइन है वो 1 करोड़ रुपए तक। अब उसके बाद आता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, कि ये ऊपर या कोई भी जुर्म उसको ग्लोरीफाई करे। मैं वर्डिंग पढ़े देता हूं, whoever prepares or disseminates information through any information system or device with intent to glorify an offense, वो कौन सा ऑफेंस? relating to terrorism or any person convicted of a crime relating to terrorism or activities of proscribed organization. Proscribed organization कालादम तंजीमें, कालादम तंजीमें वो मजहबी भी हो सकती हैं, वो सादा भी हो, लेकिन वो प्रोस्क्राइब्ड हो। प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, कालादम मजहबी तंजीमें, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं। उसकी सजा है 7 साल कैद और 1 करोड़ रुपया जुर्माना या दोनों। अब उसके बाद आ जाए साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या है? साइबर टेररिज्म ये है कि जो ऊपर आपको ऑफेंसेस बताए गए हैं उसका मकसद ये हो कि आपने गवर्नमेंट में, पब्लिक में एज जनरल, सेक्शन ऑफ पब्लिक या एक खास कम्युनिटी या एक खास मसलक में आप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ फियर पैदा करना चाह रहे हैं। आपकी इंटेंशन ये है। मजहबी इंतहा पसंदी, एथनिक हेट्रेड, सेक्टेरियन हेट्रेड, नफरत अंगेज, मजहबी नफरत अंगेजी, मसलकी नफरत अंगेजी, तो फिर अगर कोई ये काम करता है और पकड़ा जाता है और सबूत मुहैया हो जाते तो 14 साल सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना या दोनों। और अगर कोई नफरत अंगेज स्पीच करता है और इंटरनेट पे चला देता है तो उसकी जो है ना वो 7 साल सजा, जुर्माना या दोनों। और ये अगर साबित हो जाता है कि ये सब कुछ करवाने में कोई सहूलतकार भी है जो इस काम के करने में फंडिंग करता है, मसलन मेरा पर्पस मजहबी मुनाफरत फैलाना नहीं है, मेरा पर्पस किसी के डाटा की एक्सेस करना नहीं है, मेरा पर्पस किसी के डाटा को कॉपी करना नहीं है, ट्रांसमिट करना नहीं है, मेरा पर्पस किसी के डाटा में इंटरफेरेंस करना नहीं है। जब मैं पकड़ा जाता हूं कि भाई आपने ये किया, तो मैं कहता हूं ना मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, मुझे बकर ने कहा, मुझे जैद ने कहा, मुझे ए ने कहा, मुझे बी ने कहा कि यार ये काम मेरे लिए करो, मैं बतौर जॉब कर रहा हूं, वो मुझे पे करता था, मैं ये करता था उसके लिए, वो मुझे बताता था कि ये पाथ है,
इसमें से जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो उस सहूलतकार जो उसको फंडिंग कर रहा है वो बी सेक्शन 12 के तहत जुर्मवार है और उसकी सज़ा 7 साल या जुर्माना या दोनों है। फिर इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी आ जाती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड आ जाता है, फिर मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग डिवाइस फॉर यूज़ ऑफ इन ऑफेंस, कि कोई चीज़ें आप दे रहे हैं कि ये करें, वो आ जाता है। सिम कार्ड पे पाबंदी लगी हुई है, अनऑथोराइज्ड सिम इशू कर देता है। ये भी सुन लें कि अनऑथोराइज्डली कोई सिम इशू कर देता है, उसको बाकायदा रजिस्टर नहीं करता, तो उसको 3 साल तक सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। टेम्परिंग करता है, अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन होती है। अब ये जो हमारे मुआशरे में जिस पे फोकस किया जा रहा है, जो फेस कर रहे हैं लोग, अब वो सेक्शन है जिस पे ज्यादातर मुकदमात हो रहे हैं। वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, किसी की इज्जत पर हमला करना, फिजिकली नहीं। ये ज़हन में रखिए कि किसी की इज्जत पर हमला करना का जब रखना है तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 को ज़हन में रखना है आपने, साइबर क्राइम्स को ज़हन में रखना है। इसको ज़हन में रखते हुए किसी की इज्जत को जब आप उछालेंगे नेट में तो उसकी भी सज़ा है 3 साल तक कैद, 10 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों। अब ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, 1 बाय 1 मैं नेक्स्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको आगाही दे रहा हूं कि ये कवानीन मौजूद हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो रेस्ट श्योर के इस एक्ट के तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मैं हल्का सा बता देता हूं कि डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, लड़की थी, लड़की के नाम का अकाउंट बनाया, उस पे उसी लड़की की तस्वीर लगा दी और उस अकाउंट पे फहाशी फैलानी शुरू कर दी, ये जेस्चर देने के लिए कि ये लड़की अखलाकियात से मुबर्रा है, ये लड़की आपकी एक्सेस में है, ये लड़की कॉल गर्ल है, ये लड़की जो है वो जिस्म फरोश है। अगर तो ऐसा कोई सिलसिलाकार चलता है और उस लड़की को पता चल जाता है कि ना मुझे तो सारी दुनिया ने इस नज़र से देख लिया और इसने बड़ी ज्यादती की, तो फिर इस ऑफेंस के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है जिसने ये किया। फिर माइनर्स का आ गया कि बच्चों के साथ जो मॉलस्ट्रेशन होती है, बच्चों के साथ बदफेली भी की जाती है और वीडियोस बना के ऊपर अपलोड कर दी जाती हैं। उसकी फिर कैटेगराइज किया गया है कि क्या क्या किस किस हद तक जाना है और एट द एंड जो है वो उसकी सज़ा एट मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते 10 साल तक चली जाती। फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ गई कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जाए तो फिर उसकी सज़ा जो है वो 7 साल है। मलिशियस कोड है, साइबर स्टॉकिंग है, स्पैमिंग है, स्पूफिंग है। अब इन्वेस्टिगेशन का आगे आ जाता है। पावर टू इन्वेस्टिगेट है कि ऑथराइज्ड पर्सन ही जो इन्वेस्टिगेट करेगा, जिसको भी मुकर्रर करेगी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। ये फिर हर एक की लाइबिलिटी को असेस किया जाएगा। एक ग्रुप भी ये सारा कुछ कर सकता है, फिर ग्रुप में उसको कैटेगराइज किया जाएगा कि उसकी किस किस का क्या क्या, वो सिफ्टिंग प्रोसेस होगा। और मैंने ये जो पढ़ा है ये एक्ट जहां तक, क्योंकि अभी ये इसके ऊपर इतना थारोली जो है वो केस लॉज अभी जनरेट नहीं हुए क्योंकि मामला इतने रिपोर्ट नहीं हो रहे। ये इनमें तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल है, नाकाबिले दस्तंदाजी हैं और काबिले सुलह है। 3 सेक्शंस में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं वो नहीं है, सेक्शन 10, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में इन जनरल आपको बता दूं अवेयरनेस के हवाले से। एक्ट मैंने आपको बता दिया। खुदारा अगर आपके साथ ऐसा कोई जुर्म होता है जिसके तहत ये एक्ट आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है तो आप उसको स्पेयर मत करें ये सोच के कि चले मेरे डाटा तक एक्सेस कर लिया, स्पेयर कर दें। ये सोच के कि मजीद बदनामी होगी, मामले को वाइंड अप करें, छोड़ दें। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप उलझनों का शिकार होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस गंदे बाब को, इस डर्टी चैप्टर को अगर आज हमने बंद ना किया
तो वक्त के साथ साथ ये भयानक शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लोगों की इज्जतें कहते होते थे चौक में नीलाम हो रही हैं, फिर लोगों की इज्जतें ग्लोबल लेवल पे नीलाम होंगी। मेरी बेटी को सिर्फ मेरे घर वाले देखते थे, अगर इन जराइम को ना रोका गया तो मेरी बेटी को पूरी दुनिया देखेगी। हसास नोयत के जो डेटाज हैं, मोडेस्टी का क्वेश्चन है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का क्वेश्चन है, मॉलस्टेशन का क्वेश्चन है, अगर इज्तमाई तौर पर हमने कदगन ना लगाया, हमने इसके खिलाफ मनहसुल कौम एक्शन ना लिया, तो यकीन जानिए कि हमने भी इसका खमियाजा भुगतना है और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों ने भी इसका खमियाजा भुगतना है। बदकिस्मती ये है कि इंटरनेट सारी दुनिया में महंगा है, पाकिस्तान में सस्ता है, लेकिन इंटरनेट आने से पहले अखलाकियात का दर्स देने वाला कोई नहीं था, रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नहीं बने। इंटरनेट हमारे पाकिस्तान में 90s का आया हुआ है, और मज़ेदारी की बात यह है कि 90s का वो आया हुआ है और ये एक्ट 2016 में बन रहा है। ये 90s में बनना चाहिए था, 90 की दहाई में बनना चाहिए था, 2016 में बना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हमने एक्शन लिया, हम अपने हकूक़ के लिए खड़े हो गए, तो इसका तदारक किया जा सकता है, उम्मीद करता हूं। और एक और बात, अदालतें इसमें बहुत स्ट्रिक्ट व्यू ले रही हैं, अदालतें इसमें स्पेयर नहीं कर रही। जहां पे एविडेंस आ जाती है वहां पे अदालतें सीना सपर होकर खड़ी हो जाती हैं, वो कहती हैं नहीं, द कल्प्रिट शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स। उम्मीद करता हूं कि मैंने साइबर क्राइम पे आपको अपनी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन दी। डिटेल लेक्चर मैं बाद में दूंगा, स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू वेरी मच।